हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। 2021 में और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये कॉन्ट्रैक्ट सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो एक ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसका टॉपिक था अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसे भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और इस वीडियो में भी आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है एजेंसी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। पहले तो डेफिनेशन एजेंसी की, एजेंसी होता क्या है एग्जैक्टली, कौन एम्प्लॉय करता है एजेंट को। एजेंसी एक टर्म है रिलेशनशिप की, और एम्प्लॉय कौन करता है एजेंट को। फिर एजेंट बन कौन कौन सकता है, कितने टाइप के, कितने प्रकार के एजेंट्स होते हैं, और फिर एजेंसी कब कब टर्मिनेट की जा सकती है। तो इन सबको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड मूव टू द अनदर। ये लेट्स स्टार्ट द वीडियो वाला पार्ट प्लीज एडिट कर दीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज एन एजेंट। तो एन एजेंट इज अ पर्सन employed to do or any act for another or to represent another in dealing with third parties। तो आप किसी भी डील को नेगोशिएट करें या किसी भी चीज को करते हुए बेसिकली आप किसी और पर्सन को अगर ऑथराइज करते हैं अपनी जगह लेने के लिए, तो उसे हम एजेंट कह देते हैं। जो आपकी जगह लेगा वो एजेंट होता है, और जो ऐसी जगह पे एम्प्लॉयर होता है, जिसने एम्प्लॉय किया होता है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे इस एजेंसी वाले रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर नहीं होता है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। कौन कौन एम्प्लॉय कर सकता है, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट। नो पर्सन कैन एम्प्लॉय एन एजेंट इफ ही डज नॉट पोजेस कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली कोई भी आदमी जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए केपेबल है। एजेंसी के इसमें रिक्वायरमेंट्स में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाली रिक्वायरमेंट्स ही इसमें भी चलती हैं। और यहाँ पे कैपेसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट की होती है, वो एग्जाम्पल्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेजर होना चाहिए, जरूरी अबव 18 होने चाहिए। उसके बाद फिर साउंड माइंडेड होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ क्रिमिनल। तो ये सब इस टाइप की जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वही यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट में भी यूज होती हैं एजेंट के। तो जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है, वो एजेंट भी अपने किसी को एजेंट अपने लिए बना सकता है। नाउ हु मे बी एन एजेंट, कौन कौन एजेंट बन सकता है। तो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 ऑफ द एक्ट। एक्ट यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात हो रही है। तो सेक्शन 184 अगर देखेंगे हम उसमें, तो कौन कौन एजेंट बन सकता है, उसमें ये लिखा है एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। कोई भी, हर कोई बन सकता है, बट अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब 18 के अबव नहीं होगा, या फिर साउंड माइंडेड नहीं होगा अगर कोई, या फिर जैसे इंटॉक्सिकेशन में है, किसी चीज के लेकर के इंटॉक्सिकेशन में है, या फिर मतलब वो अपने सेंसेस में नहीं है बेसिकली। तो वो, उसको हम पर्सनली लायबल नहीं मतलब मान सकते हैं फॉर द एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब ये प्रिंसिपल की लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि हमें पता था अगर कि वो आदमी लायबल नहीं है वहां पे। तो हर कोई एजेंट बन सकता है, बस कुछ केसेस में लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल यहाँ पे लायबल हो जाएगा और एजेंट नहीं लायबल होगा, जैसे कि साउंड माइंडेडनेस हो गई और मेजॉरिटी एज हो गई, इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू कंसिडरेशन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कंसिडरेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन ना हो या फिर लॉफुल ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। बट यहाँ पे कंसिडरेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। और एजेंसी में उतनी इसकी इवेल्यूएशन नहीं है, मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एजेंसी रिलेशनशिप में। और एजेंट बनाने के लिए किसी को कोई कंसिडरेशन की जरूरत एग्जैक्टली नहीं है। दिस इज रिटन अंडर द सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और केस ऑफ दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 2006 में भी सेम चीज जजमेंट में हेल्ड की गई थी। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एजेंट, कौन कौन एजेंट बन सकता है, कितने टाइप्स के एजेंट होते हैं। तो पहला हमारा एजेंट है, ये पहला एजेंट है डेल क्रेडेर एजेंट। ये हम कह सकते हैं अमीरों का एजेंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके लायबिलिटी यहाँ पे प्रिंसिपल की बिल्कुल खत्म हो जाती है, और यहाँ पे पूरी तरीके से लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल की नहीं, एजेंट की। तो ऐसे में अगर परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना है या फिर कोई भी चीज होनी है, तो वहां पर पूरी की पूरी लायबिलिटी प्रिंसिपल की से हटके उसके ऊपर आ जाती है, एजेंट के ऊपर। और एजेंट को फिर सू किया जाता है कोर्ट में, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो।
सेकंड है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट सबसे कॉमन एजेंट होते हैं जो हम लोगों ने इन जनरल हमारे डेली लाइफ में भी देखे होंगे, ऐसे कमीशन एजेंट कई सारे। इसमें सिर्फ इनको कमीशन मिलता है, यहाँ पे कस्टमर्स लाने का या फिर किसी चीज को, प्रोडक्ट को सेल करने का कमीशन होता है इसमें। तो यहाँ पर वही लिखा है, अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु परचेजेस एंड सेल्स गुड्स इन द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर ऑन द बेस्ट पॉसिबल टर्म्स एंड हु गेट्स कमीशन फॉर हिज लेबर। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज में कभी कभार कमीशन डिसाइड होता है, कभी एक स्पेसिफिक अमाउंट हो जाता है डिसाइड। तो वहां पर एजेंट की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पे बेचता है, ऑल्दो उसी प्राइस पे उसे कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का बेचने का काम प्रिंसिपल का नहीं होता है, यहाँ पे एजेंट ही सेल करता है चीजों को। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर एजेंट जो होते हैं उनके पास पोजीशन हो जाता है गुड्स का। तो उनके पास पोजीशन होगा और सेलिंग के लिए पोजीशन होता है उनके पास, या फिर किसी एक टर्म पे जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होगी। तो यहाँ पर उनके पास पोजीशन होगा, अब वो अपने नाम पे दे कैन सेल द गुड्स इन हिज ओन नेम एंड अ फैक्टर हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स में अगर बैलेंस होता है तो वो जनरली रिटेन भी कर सकता है, फैक्टर एजेंट के पास इतनी पावर और इतनी वो होती है। तो अब चौथे पॉइंट को देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ इज ब्रोकर। तो ब्रोकर भी एक काफी हमारी सुनी हुई टर्म होती है, क्योंकि हम जनरली लाइफ में काफी सारे ब्रोकर्स को इनकाउंटर करते हैं। तो broker is also can be named as mercantile agent employed for the purpose of sale and sale of goods। तो यहाँ पे कोई पोजीशन की बात नहीं हो रही है, उनके पास पोजीशन नहीं आता है कहीं का भी। उनके पास सिर्फ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स के लिए जो पार्टीज होती हैं, दो सेलर और बायर, उन दोनों के बीच में पेरिविटी स्टैब्लिश कराने का उनको कमीशन मिलता है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट, और किसी भी चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बस उन्हें कमीशन मिलता है कि दो पार्टीज को वो मीट करा सकें। क्योंकि ओपन मार्केट में पार्टीज का मीट करना, जो जनरल पार्टीज होती हैं कि कोई एक चीज बेच रहा है तो जो खरीदने वाली पार्टी भी उसे मिले, तो ऐसा काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ब्रोकर्स वो काम करते हैं और उसका कमीशन लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, एस्टैब्लिश प्रिविटी बिटवीन टू पार्टीज फॉर अ ट्रांजैक्शन एंड गेट्स कमीशन फॉर हिज लेबर। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ विच इज को एजेंट। को एजेंट, अब को एजेंट में क्या होता है, जैसे कि आपने किसी एक एजेंट को ऑथराइज किया, एम्प्लॉय किया बेसिकली, और उसके बाद आपको लगा कि एक एजेंट काफी नहीं हुआ, तो आपने 2 या 3 और एजेंट्स भी ला दिए। तो वो अब सारे एजेंट्स को मिला के हम को एजेंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर कोई ऐसा स्टिपुलेशन नहीं है कि ऑथराइजेशन तो सबके पास है, बट किसी के पास स्टिपुलेशन नहीं है कि कौन ऑथराइज्ड है एक्ट को कमिट करने के लिए। एजेंट तो सब है, बट किसी के पास स्टिपुलेशन नहीं है, तो इसलिए उन्हें को एजेंट कहा जाएगा, और उन सबके पास जॉइंट अथॉरिटी होती है। तो जॉइंट अथॉरिटी जितने भी लोगों के पास होगी उन सबको को एजेंट कहा जाएगा ऐसे केस में। नाउ सिक्स्थ है सब एजेंट। अब सब एजेंट को एजेंट के टाइप का ही है, बस को एजेंट में क्या होता है कि को एजेंट के पास पावर होती है और प्रिंसिपल जो होता है वो खुद एम्प्लॉय करता है को एजेंट को। बट सब एजेंट में होता है जो हमने किसी एक एजेंट को, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कर दिया, प्रिंसिपल ने बेसिकली एम्प्लॉय कर दिया किसी एक एजेंट को, उसके बाद वो एजेंट भी अपने लिए एक एजेंट हायर कर लेता है अगर, तो उस जो पहले एम्प्लॉयर हो गया, मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो हो गया, फिर उसने एक एम्प्लॉय किया एजेंट को, फिर उसके बाद एजेंट ने भी एक अपना सब एजेंट एम्प्लॉय कर लिया, तो सब एजेंट को हम लोग कहेंगे, यहाँ पर वो सब एजेंट जो एजेंट का भी एजेंट होता है उसे हम सब एजेंट कह देते हैं। नाउ सेवेंथ पॉइंट है पेका आर्शिया। यहाँ पर इस टाइप की रिलेशनशिप में सिर्फ यहाँ पर गुड्स की सेलिंग होती है और पोजीशन नहीं रहता है एजेंट के पास। तो पोजीशन रहेगा प्रिंसिपल के पास, and agent is only responsible to sell the goods in the market. Let's move to the next slide to see more. अब एक और नया टॉपिक आ चुका है जो कि circumstances in which agency is terminated। एजेंसी कब कब खत्म की जा सकती है, किन किन कंडीशंस में, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो एजेंसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, बस थोड़े से डिफरेंट जो कि लॉज होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर भी सेम मैनर में इन्फोर्स किया जा सकता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि एजेंसी भी एक रिलेशनशिप है जिसमें भी ऑब्लिगेशंस ऑब्वियसली अराइज होंगे। जैसे प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप बनेगी तुरंत ऑब्लिगेशंस कुछ ना कुछ बन जाएंगे जो कि दोनों को
प्रिंसिपल और एजेंट दोनों को फॉलो करना कंपलसरी है। और ये ऑब्लिगेशंस और ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की चीजें ये सब डिस्क्राइब्ड है सेक्शन 226 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो पहला जो वे है वो है बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी। अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 the principal may save or otherwise revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised। मतलब वो एक्ट करने से पहले पहले रिवोक करना जरूरी है। एक्ट एक बार कमीशन हो गया है, स्टार्ट हो गया है एक्ट का, तो फिर उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते बिना प्रॉपर नोटिस दिए हुए। और अगर नहीं स्टार्ट हुआ है तो फिर हम कभी भी उसको अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं और उस एजेंसी की रिलेशनशिप को रिवोक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सेकंड है बाय एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब यहाँ पे यही है सेक्शन 206 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगेन कम्स इन द प्ले। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो रीजनेबल नोटिस होता है टाइम का, रीजनेबल नोटिस ऑफ रिनाउंसिएशन, तो रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा आपको। पहले रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों फायर किया जा रहा है, क्यों इस रिलेशनशिप को एंड किया जा रहा है, और उसके बाद थोड़ा टाइम देना होता है ताकि एक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ताकि मिले एजेंट को भी अपने अपने अफेयर्स को क्लोज करने में इन दिस रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड है हमारे पास बाय द बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड। अब अगर बिजनेस ही कंप्लीट हो गया तो फिर एजेंट भी क्या ही करेगा रह के। तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस इज मेड एजेंसी ऑटोमेटिकली स्टैंड्स टर्मिनेटेड। तो अगर बिजनेस खत्म हो चुका है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। और बिजनेस एक बार खत्म होता है तो फिर एजेंट और प्रिंसिपल की जो लाइबिलिटीज भी होती हैं वो भी स्टैंड ऑफ करती हैं। फिर उसके बाद जब रिलेशनशिप खत्म हो गई तो फिर लाइबिलिटीज भी नहीं बचती। फोर्थ है बाय आइदर द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट। सेक्शन 201 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो डिफाइन करता है इसमें। और इसमें एक टर्मिनेशन, एक एजेंसी का टर्मिनेशन होता है जब भी इंसेन हो जाए, या फिर कोई जो प्रिंसिपल होता है वो इंसेन हो जाए, या फिर डेथ हो जाए प्रिंसिपल की, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब बिल्कुल ही पैसा ना हो उसके पास। तो इन सारी कंडीशंस में भी एजेंसी अपने आप ही ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। प्रिंसिपल शुड बी गिवन रीजनेबल नोटिस ऑफ रेवोकेशन, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस कर लिया था। और सेम चीज रिटर्न है सेक्शन 206 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जस्टिफिकेशन देना होता है और रीजनेबल टाइम पीरियड देना होता है रिवोक करने से पहले। Section 4 or 6 are more or less similar, so we'll skip this section, this part basically, and let's move to the next slide. अब सेवेंथ है by the happening of any event rendering the agency unlawful। अगर अनलॉफुल एजेंसी हो जाती है, जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल हो जाता है, एजेंट को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो भी वो अनलॉफुल हो जाएगी एजेंसी, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर कहीं भी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाता है, तो अगर प्रिंसिपल एंड एजेंट बिकम एलियन एनिमीज, मतलब अगर कोई प्रिंसिपल या जो है या फिर एजेंट है, उन दोनों में से कोई एक एलियन कंट्री से है, एनिमी कंट्री से है, तो एलियन एनिमीज होने पे भी वो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है, जब वॉर होती है तभी इस टाइप की मतलब अनलॉफुल डिक्लेरेशन होती है। और एट्थ पॉइंट है इफ अ लिमिटेड पीरियड इज गिवन, इफ द लिमिटेड पीरियड इज ऑलरेडी गिवन, तो वो उस पीरियड के बाद ऑलरेडी अपने आप मतलब बाय डिफॉल्ट वो टर्मिनेट हो जाएगी रिलेशनशिप। और उसके बाद फिर वापस से अपॉइंटमेंट हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि उसी एजेंसी का, उसी एजेंट का वापस से अपॉइंटमेंट हो। और वो फिर प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, वो पावर प्रिंसिपल के पास रेस्ट करती है कि वो वापस से अपॉइंटमेंट करता है इस एजेंट का या कहीं नहीं। हो सकता है कि वो नया एजेंट का रीअपॉइंटमेंट करे और फिर वो परमानेंटली वो टर्मिनेट हो जाए वो रिलेशनशिप। मैनर, नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास मैनर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ रिवोकेशन। तो इसमें लिखा है, ये सेक्शन 203 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफिनेशन है, इसमें बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। और इसमें यह है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि अगर प्रिंसिपल में हैव वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, तो वहां पर हम अथॉरिटी एजेंट की रिवोक कर सकते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, सेम मतलब ऑपोजिट इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो फिर हम उसे भी मतलब अपने आप ही वो
तो ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी अथॉरिटी अगर एक्सरसाइज नहीं की गई है तो फिर वहां पर पहले से ही सेक्शन 203 इस एजेंसी को वॉइड डिक्लेयर कर देता है। एंड फाइनली हम कंक्लूड करते हुए ये देख लेते हैं कि द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मतलब अगर एजेंसी टर्मिनेट हो रही है तो फिर सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी आती है, फिर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो एजेंट के ऊपर होता है, क्योंकि उसकी अर्निंग्स होती हैं, उसकी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रिंसिपल के फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं ऐसे में। और एजेंसी की रिलेशनशिप में एजेंट जो होता है उसे हमेशा फेथफुल रहना होता है अपने प्रिंसिपल के प्रति, और he should render the accounts, financial matters, appointment of sub agents and other activities relating to the agency to the notice of principal, failing which it leads to termination of agency। मतलब अगर आप कोई सब एजेंट अपॉइंट कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई आपका एजेंट है और वो सब एजेंट अपॉइंट करता है, फिर कोई भी एक्टिविटी ऐसी करता है अथॉरिटी के अंदर अंदर और प्रिंसिपल को नहीं बताता है, मतलब प्रिंसिपल को नोटिस नहीं किया जाता है, नोटिस नहीं देता है वो, तो फिर अगर ऐसे इस एक्ट में वो फेल होता है तो फिर एक कंडीशन बन सकती है जहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप को ही टर्मिनेट किया जा सकता है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी कुछ सीख पाए, एंड वील बैक विद अनदर वीडियो सून।